बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है सॉलिड पार्ट का लेक्चर नंबर 2 और उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को, और हमने पीछे भी डिफरेंस वैसे तो पढ़ा है क्रिस्टलाइन सॉलिड का और अमॉर्फस सॉलिड का, लेकिन आज हम कुछ ज़्यादा डिटेल के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि स्पेसिफिक तौर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की होती हैं। तो सबसे पहले हमने जो देखना है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में कि सब्सटेंस जो कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखा रखा होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे कि NaCl का क्रिस्टल जो है वो दिखा रखा है, जो कि साल्ट टेबल कॉमन साल्ट जो है उसको हम कहते हैं। तो वो जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर दिखा रखा है इधर। तो उसके बाद ज्योमेट्रिकल शेप, तो ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर वो कहता है कि डेफिनेट उसकी ज्योमेट्री होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो भी होंगे उसकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। मतलब उसके अंदर होता क्या है, एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स, कोई भी चीज़ जिस चीज़ से वो मिलकर बना है वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या आइंस भी हो सकते हैं। तो एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स जो कि पार्टिकल्स होंगे उस क्रिस्टल के, वो अरेंज हाईली ऑर्डरली अंदाज के अंदर वो क्या होंगे, अरेंज होंगे। ठीक है जी। और वो जो पैटर्न बनाएंगे वो कौन सा होगा, 3D पैटर्न होगा। जैसे कि क्रिस्टल लेटस जो है वो कहलाएगा वो, और क्रिस्टल लेटस जो है उसके लिए NaCl का जो है वो आपके स्क्रीन पर दिखा रखा होगा। उसके अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बहुत ही तरतीब के साथ जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि क्यूबिक होता है। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक वैसे तो स्ट्रक्चर होता है लेकिन क्यूबिक फॉर्म के अंदर होता है ये। फिर उसके बाद वो बताता है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स जो है वो कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले हमने डेफिनेट ज्योमेट्री की बात कर ली और फिर उसके बाद हमने कह दिया कि एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स जो है यानी जो पार्टिकल्स है वो हाईली ऑर्डर के अंदर तरतीब दिए गए होते हैं और 3D पैटर्न बनाते हैं, जो कि क्या कहलाता है, क्रिस्टल लेटस कहलाता है। तो आगे है जी क्यूबिक जो है। अब ये क्रिस्टल सिस्टम्स की टाइप्स आ जाती है कि कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम मौजूद हो सकते हैं, मतलब शेप कौन कौन सी हो सकती है ज्योमेट्रिकल। तो सबसे पहले है जी क्यूबिक शेप। ठीक है जी। तो आपके स्क्रीन पर वो साथ साथ दिखाते जाएंगे। फिर उसके बाद है जी मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक के बाद जो है वो टेट्रागोनल होता है, और टेट्रागोनल के बाद क्या होता है, रोम्बिक होता है, और रोम्बिक के बाद क्या आ जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक, और ऑर्थोरोम्बिक के बाद लास्ट में आ जाएगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ज्योमेट्रिकल शेप्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की होती है। तो उसके बाद जो है वो कहता है कि जो भी क्यूब होता है या कोई भी क्रिस्टल है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, फेसेस मौजूद होते हैं। और हमने जो है वो आगे चल के यूनिट सेल जो है वो पढ़ना है। यूनिट सेल के अंदर वैसे तो हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि फेसेस क्या होते हैं, इंटरफेशियल एंगल्स क्या होते हैं, और जो है एजेस वगैरह क्या होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। तो आपके पास कोई भी बॉक्स होता है तो बॉक्स की जो चारों दीवारें हैं, ठीक है जी, 6 दीवारें होती है वैसे तो। अब जैसे जिस कमरे के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसकी 6 साइड्स होगी, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, ठीक है जी, एक इस साइड वाली, एक इस साइड वाली, एक ये बैक और एक सामने। ठीक है जी। तो ऊपर नीचे 2 हो गए, इस साइड वाली, इस साइड वाली, तो 4 हो गए, और जो सामने और बैक वाली जो है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास टोटल 6 साइड्स हो जाएंगी, 6 फेसेस हो जाएंगे इसके। ठीक है जी। तो उन फेसेस का आपस में एंगल क्या है, मतलब ये वाली, ठीक है जी, और 7 वाली का आपस में एंगल क्या बन रहा है, वो 90 डिग्री जाविया बन रहा है, तो वो इंटरफेशियल एंगल होता है। और वो कहता है कि इंटरफेशियल एंगल्स जो हैं वो चेंज नहीं होते। ठीक है जी। इंटरफेशियल एंगल क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। हम कोई भी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चाहे जो है उसको, मतलब हमारे पास जैसे NaCl है, ठीक है जी, वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर भी होता है और पाउडर फॉर्म के अंदर भी होता है। तो चाहे सॉलिड फॉर्म हो चाहे पाउडर फॉर्म हो, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल शेप या इंटरफेशियल एंगल्स जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है जी। मतलब फेसेस भी सेम रहेंगे, एजेस भी सेम रहेंगे, और उसके अंदर एंगल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। उसकी जो शेप चेंज हो रही है वो स्ट्रक्चर वाइज जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक है जी। चाहे वो पाउडर फॉर्म के अंदर है चाहे वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, उसके इंटरफेशियल एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इंटरफेशियल का मैंने बता दिया कि फेसेस के दरमियान जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। जैसे कि ये बैक और ये साइड वाली जो दीवार है इसके दरमियान जो एंगल है ये वाला है, ठीक है जी, इसका और इसका जो है ये नीचे वाली जो है इसका फेशियल एंगल जो है वो दिखा रखा है। तो ये सारे एंगल्स होते हैं।
फिर उसके बाद इसकी मेन प्रॉपर्टी जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो है मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी बेस पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को असल में डिफरेंशिएट करते हैं अमॉर्फस सॉलिड से, वो है मेल्टिंग पॉइंट, कि इसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। वो पिछले हमने डिफरेंस के अंदर भी देखा था कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर, तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे सल्फर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 119 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लेट से मैं कह देता हूँ कि 118 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी, क्या कर देता हूँ 118.5 भी कर देते हैं ना, 118.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर ये जो है कोई भी मेल्ट नहीं होगा, ठीक है जी। थोड़ा सा टेम्परेचर मैंने क्या किया है, कम किया है, लेकिन अगर मैं 119 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं दूंगा तो उस वक्त तक ये मेल्ट सल्फर नहीं होगा। अब जैसे एल्युमिनियम जो है उसका क्या होता है, 660 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट हर एक का फिक्स होता है, और मेल्टिंग पॉइंट की बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, तो हम डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स की बेस पर चीज़ों को अलग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जी क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्लीव होते हैं एट डेफिनेट प्लेन्स, ठीक है जी। हर एक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके अंदर खास किस्म के प्लेन्स होते हैं, जहां पर क्या होता है कि वो एक दूसरे से अगर कट किया जाए तो वहां पर जो है इजीली कट हो जाते हैं। अब जैसे यहां पर दिखा रखा है कि 4 लेयर्स जो है वो बन रही है। अब ये वाला जो प्लेन है ना, ये जो रेड कलर के साथ मैंने दिखाया है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर कट कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, क्लीवेज प्लेन कहलाएगा। तो यहां पर जब भी कट होगा, क्लीवेज प्लेन पर जब भी कट होता है तो क्या मिलते हैं, स्मूथ प्लेन ऑफ क्लीवेज जो है वो मिलते हैं। आगे जो बॉडीज बनेगी तो उनकी जो प्लेन्स होंगे वो क्या होंगे, स्मूथ होंगे, ठीक है जी। अगर हम क्या करते हैं, उसको सही तरीके से कट नहीं कर पाते तो ये स्मूथ नहीं बनता। जैसे आपके स्क्रीन पर दिखा रखा है कि आइस को जब हम कट करते हैं तो अगर प्लेन्स में कट कर रहे हैं तो सीधे कट होते हैं, लेकिन जब हम बगैर प्लेन के कट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो डिफ्रैक्चर हो जाता है, मतलब वो सही तरीके से नहीं आती हमारे पास आइस। जैसे कि मीका जो है वो एक और क्रिस्टल है, जब हम उसको क्या करते हैं, हॉरिजेंटल जो है वो कट करते हैं तो वो सही तरीके से कट हो जाती है, लेकिन जब हम उसको वर्टिकल कट करने की कोशिश करते हैं तो वो फ्रैक्चर्स की सूरत में आ जाता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखा रखा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है अब हर एक के काफ़ी सारे एंगल्स होते हैं जहां पर वो जो है क्लीव हो सकता है, तो वो क्लीवेज प्लेन्स कहलाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है जी एनिसोट्रोपी, ठीक है जी, कि एनिसोट्रोपी क्या है। तो इसकी डेफिनेशन जो है मैंने लिख दी है, द वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, ठीक है जी, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती रहती है डायरेक्शन के लिहाज से। जैसे स्क्रीन पर आपको दिखा दिया है कि अगर हम ऊपर से जाते हैं, ठीक है जी, तो एटम्स की तरतीब जो है वो सेम है, लेकिन जब हम बीच में से जा रहे हैं तब क्या हो रही है, तरतीब जो है वो चेंज हो गई है, तो जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाती हैं, ठीक है जी, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। तो आगे जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अगर डायरेक्शन चेंज करें तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़, और उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, एनिसोट्रोपी कहते हैं। तो इसके लिए थर्मल एक्सपेंशन का दिखा रखा है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वो जो कॉलम के रॉड है उनके दरमियान हम स्पेसेस छोड़ते हैं, जैसे कि वो जो है रेलवे ट्रैक होता है, तो उसके दरमियान थोड़ी सी स्पेसेस होती है कि जब गर्मियां होंगी तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होनी है, और जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, आपस में सही तरीके से मिल सकते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन जो है वो क्या होती है, अब वो भी खास प्लेन्स के अंदर थर्मल एक्सपेंशन होती है जहां पर वीक बॉन्ड मौजूद होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो जो रेल की पटरी है वो ऊपर की तरफ जो है वो फैलना शुरू करते हैं, वो आगे की तरफ ही फैलती है, एक खास डायरेक्शन के अंदर फैलती है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं फैलते, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो यहाँ से देख सकते हैं कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और लेयर्स की सूरत में होता है, और यहाँ पर बीच में क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जो कि पैरेलल लेयर के अंदर फ्लो कर सकते हैं, ठीक है जी, पैरेलल लेयर के अंदर फ्लो कर सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर में वो फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो मतलब यहाँ से पैरेलल तो है, करंट गुजर जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है एक डायरेक्शन में हो रही है और दूसरी डायरेक्शन में करंट नहीं गुजर रहा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं हो रही, तो मतलब ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि थर्मल कंडक्टिविटीज, वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मैंने अभी पहले ही आपको दिखाया था और आपकी स्क्रीन पर अभी भी आ रहा होगा कि मीका जो है
अब यहाँ पर देखेंगे तो हॉरिजेंटल में कट करेंगे तो वो सही तरीके से कट हो जाता है, ठीक है जी। लेकिन जब वर्टिकल में कट करते हैं तो वो फ्रैक्चर्स बन जाते हैं, वो सही तरीके से कट नहीं हो पाता और स्मूथ प्लेन्स नहीं आते। तो क्लीवेज जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या है, डायरेक्शन डिपेंडिंग प्रॉपर्टी है, यानी एनिसोट्रोपी है। फिर उसके बाद सिमेट्री को देखते हैं जी। सिमेट्री क्या होता है कि एंगल्स, फेसेस या एजेस, कोई भी चीज जो है जब रिपीट होती है, अगर हम क्या करें पूरे क्रिस्टल को रोटेट करवा दें, ठीक है जी, क्या करवा दें, पूरे क्रिस्टल को रोटेट करवा के रोटेट करवाते हैं 360 डिग्री पर, तो एंगल, फेसेस और एजेस रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, वापस वही आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके अंदर क्या मौजूद होगी, सिमेट्री मौजूद होगी। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब यहां पर आपको डायग्राम जो है वो नजर आ रही होगी, उसके अंदर क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि अगर हम किसी भी साइड से, मतलब एक खास स्पेसिफिक साइड के अंदर क्या करते हैं, दो इक्वल प्लेन्स के अंदर अगर उसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है कि वो क्या होता है कि अगर वो क्या करती है, सर्कल के अंदर रोटेट कर सकते हैं, ठीक है जी, अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेट करते हैं और कुछ मतलब 360 पूरा एंगल रोटेट करने के बाद उसके जो फीचर्स हैं वो दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि एक सेंटर के अंदर क्या होता है, उसको कट करें तो इक्वल हाफ्स के अंदर क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाती है। फिर उसके बाद आ जाता है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या होती है कि द शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज, ठीक है जी, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी लिक्विड हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन, अब दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल को तैयार कर सकते हैं। एक हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन मौजूद हो, ठीक है जी, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर मतलब कोई भी लिक्विड है और उसको भी क्या कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है उसके अंदर इंप्योरिटीज या सल्यूट जो है वो हल होगा, और जब उसको कूल करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और जब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो वो बाहर निकालना शुरू कर देगा, और जब जैसे ही बाहर निकलेगा तो मतलब वो क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएगा। ये क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हमने देखा था, ठीक है जी। जैसे चीनी की मिसाल लेते हैं कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि गर्मियों के अंदर शरबत, मीठा पानी जो है वो ठंडा पानी बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, चीनी को हल करने के लिए हिलाते हैं, उसको सही तरीके से जोर से शेक करते हैं ताकि क्या हो जाए, वो पानी जो है वो चीनी को एब्जॉर्ब कर ले, डिजोल्व कर ले। लेकिन जब हम क्या करते हैं, दूध जो है वो गर्म करते हैं, तो उसके अंदर जब हम चीनी को डालते हैं तो उसके लिए शेक नहीं करते, बल्कि वो खुद ब खुद हल हो जाती है। मतलब जो गर्म चीज़ होगी उसके अंदर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है और ठंडी चीज़ के अंदर सॉल्युबिलिटी कम है, जिसकी वजह से हमें शेक करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, कूल करेंगे, कूल करने से होगा क्या कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो जो अनडिजॉल्व अमाउंट है वो नीचे बॉटम के अंदर बैठ जाएगी और उसे हम क्रिस्टल्स कहेंगे, और वो जो क्रिस्टल्स आएंगे उसकी शेप कैसी होगी, वो क्या कहलाएगी, हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहलाएगी। अब जैसे NaCl है, जैसे आपके स्क्रीन पर वीडियो जो है वो चल रही होगी, उसके अंदर अगर हम देखें तो NaCl जो है उसका क्यूबिक फॉर्म जो है वो आती है, ठीक है जी। लेकिन अगर हम क्या करें, उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट यूरिया की 10% यूरिया ऐड कर देते हैं, तो अगर कंडीशन चेंज होगी तो उसके जो है क्रिस्टल्स कौन से बनना शुरू हो जाते हैं, वो नीडल लाइक क्रिस्टल्स जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर कंडीशन सेम रखते हैं तो क्रिस्टल्स सेम आएंगे, अगर कंडीशन चेंज करेंगे तो क्रिस्टल्स की शेप भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने ज्योमेट्रिकल शेप, मेल्टिंग पॉइंट, क्लीवेज प्रॉपर्टी और एनिसोट्रोपी, सिमेट्री और हैबिट ऑफ क्रिस्टल, ठीक है जी। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ जो है हमने डिस्कस कर ली हैं, बाकी 3 प्रॉपर्टीज़ जो है वो रह गई है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।